हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी कॉर्नर। फ्रेंड्स, मैं रिचा, हमारी ये साइंस एनसीईआरटी की वीडियो है। साइंस एनसीईआरटी क्लास 7th को हम डिस्कस कर रहे हैं। क्लास 7 के 3 चैप्टर को हमने डिस्कस कर लिया है। आज हम चौथे चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले अगर आपने 7th क्लास की एनसीईआरटी को अभी तक नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि आगे के सारे चैप्टर पीछे के चैप्टर से कोरिलेट होते हैं, तो आपको हेल्प करेगा चीज़ों को समझने में। इससे पहले भी हमने क्लास 6 के सभी चैप्टर को चैप्टर वाइज डिस्कस किया था, तो वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर था। और मैक्सिमम जो चैप्टर्स हैं 7th क्लास में, वो 6 वाले ही चैप्टर 7th में भी देखने को मिल रहे हैं। बस वो चीज़ें यहाँ पर हम थोड़ा डीप में देख रहे हैं। तो पीछे के सारे वीडियो देख के ही आगे के वीडियो देखिएगा, तभी आपको चीज़ें क्लियर होगी। जब तक छोटे से छोटे चीज़ें क्लियर ना हो तब तक आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बेहद ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आगे की चीज़ों को समझने के लिए। तो इसलिए पीछे के मैं बार बार अपने हर वीडियो में पहले आपसे यही बोलती हूँ कि पीछे के सारे वीडियो देख कर ही आगे के वीडियो को देखिएगा, तभी चीज़ें समझ में आएगी। समझने को तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो छूट जाती हैं, तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि एग्ज़ाम में कुछ भी पूछ सकता है, कोई भी चीज़ एग्ज़ामिनर के लिए छोटी या बड़ी नहीं होती। उनका टारगेट होता है आपको फंसाने का, तो वो क्वेश्चन वहाँ से पूछते हैं जहाँ उनको इतना आइडिया होता है कि बच्चे कहाँ से क्या चीज़ें स्किप करते हैं। इसलिए हर वीडियो बेहद ही इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो सारे वीडियो को देखा करिए, लास्ट तक देखा करिए। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन के बटन को ऑन कर दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो अपने आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। हमारा जो 7th क्लास की एनसीईआरटी साइंस का ये वीडियो है। आज हम इसके आगे चैप्टर 4th को डिस्कस कर रहे हैं 7th क्लास के साइंस में। चैप्टर 4th का नाम जैसा कि आपको दिख रहा होगा ऊष्मा, या इसे ही हीट हम कहते हैं। तो हम दोनों ही लैंग्वेज में चीज़ों को डिस्कस करेंगे। जहाँ भी इंग्लिश की ज़रूरत होगी इंग्लिश में बताएंगे, जहाँ हिंदी की ज़रूरत होगी वहाँ हिंदी में। तो आप इंग्लिश मीडियम के हों या हिंदी मीडियम के हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि साइंस मैक्सिमम चीज़ें हम इंग्लिश में ही पढ़ते हैं, बस लैंग्वेज हिंदी में यूज होता है। लेकिन जो भी मेन चीज़ें होती हैं वो इंग्लिश में ही ज़्यादा समझ में आती है, या एग्ज़ाम में भी ज़्यादा इंग्लिश वाली चीज़ें ही पूछती हैं। तो हम दोनों ही लैंग्वेज को लेके चलेंगे, तो आप इससे निश्चिंत रहिए कि चीज़ें आपको समझ में आएंगी या नहीं। तो हीट या ऊष्मा की बात की जाए तो इस चैप्टर में हम बेसिकली पढ़ेंगे क्या कि हीट किसे कहते हैं, या कैसे कोई चीज़ गर्म है या ठंडी है। हमें कैसे पता चलता है कि कोई चीज़ ये गर्म है या ठंडी है। तो बेसिकली क्या होता है, हमारी जो इंद्रियां होती हैं, जैसे कि हम टच करके चीज़ों को पता करते हैं कि ये गर्म है या ठंडी है। लेकिन कई बार क्या होता है, जो हमारे स्पर्श इंद्रियां होती हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो हमें एग्जैक्ट और राइट इन्फॉर्मेशन दें। तो अब हम पहला तो हमारा जो हमें पता था कि हम अगर कोई चीज़ गर्म है, ठंडी है या कैसी भी है, ये हम अपने स्पर्श इंद्रियों के द्वारा समझते थे। लेकिन अगर मान लीजिए स्पर्श इंद्रियां हमें राइट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही हैं, या एग्जैक्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं दे रही हैं, तो उसकी जगह पे हम किन चीज़ों का यूज कर सकते हैं हीट को जानने के लिए, उसके टेम्परेचर को जानने के लिए। तो ये सारी चीज़ें ही इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। थर्मामीटर को जानेंगे। इस चैप्टर के अंतर्गत थर्मामीटर के आविष्कार से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें जानेंगे, थर्मामीटर के यूज को जानेंगे, और कितने टाइप के थर्मामीटर होते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर देखने वाले हैं। तो आ जाते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट था इस चैप्टर का वो मैंने आपको बता दिया है। ये जो चीज़ें मैंने बताई गर्म या ठंडा, यही था कि हम टच करके चीज़ों को बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ गर्म है या कौन सी चीज़ ठंडी है। तो यहीं से ये सवाल उठ जाता है कि क्या हमारी जो स्पर्श इंद्रियां हैं वो हमें राइट इन्फॉर्मेशन देती हैं या नहीं। तो ये कुछ एक्सपेरिमेंट दिया हुआ था, तो ये तो बच्चों के समझाने वाली चीज़ थी। हमारे एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड कुछ नहीं आना है, तो हम इम्पोर्टेंट चीज़ें
पढ़ रहे हैं तो वहाँ वही चीज़ पढ़ेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आते हैं, अब यहाँ से देखते हैं हमारे काम की चीज़ें यहाँ इस पॉइंट से मिलनी है। तो यहाँ बताया गया है कि किसी वस्तु की उष्णता की विश्वसनीय माप उसके ताप से की जाती है। ताप मापने के लिए उपयोग की जाने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? तापमापी या थर्मामीटर कहा जाता है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ थर्मामीटर के बारे में बताया गया है कि अ रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स टेम्परेचर। टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस। उस डिवाइस को क्या कहते हैं? थर्मामीटर, या हिंदी में तापमापी कहते हैं। तो ये जो थर्मामीटर होता है ये बिल्कुल राइट इन्फॉर्मेशन, हमें एग्जैक्ट कैलकुलेशन बताता है कि किसी भी चीज़ का टेम्परेचर कितना है, बिल्कुल एग्जैक्ट ये कैलकुलेट करके बताता है। जैसे आप अपने हाथ से छू के ये तो बता सकते हैं कि ये चीज़ गर्म है या ठंडी है, लेकिन उसका टेम्परेचर क्या है ये अपने हाथ के द्वारा हम नहीं बता सकते हैं। तो किसी भी चीज़ की एग्जैक्ट जो वैल्यू होती है वो बताने के लिए, उसके टेम्परेचर को बताने के लिए हम थर्मामीटर का यूज करते हैं। तो अब आगे आपको थर्मामीटर के बारे में बताया गया है कि थर्मामीटर क्या होता है। तो यहाँ बताया गया है कि जब कभी आपको या आपके परिवार में किसी को बुखार चढ़ा था तो टेम्परेचर को थर्मामीटर से मापा गया था। जिस थर्मामीटर से हम अपने शरीर के ताप को मापते हैं उसे डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। तो थर्मामीटर भी कई तरह के होते हैं, जैसे कि एक तो आप लेबोरेटरी में यूज किए होंगे या यूज करते हुए देखे होंगे थर्मामीटर। वो थर्मामीटर स्पेशली लेबोरेटरी के यूज के लिए होता है। वो उससे हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर नहीं माप सकते हैं, क्योंकि सारे जो थर्मामीटर होते हैं वो जिस पर्पज के लिए बनाए जाते हैं, जिस लिए बनाए जाते हैं उसके हिसाब से वो तैयार होता है। तो डॉक्टरी थर्मामीटर से ही सिर्फ हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर माप सकते हैं। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में हम क्या देखेंगे, ऑप्शन में पहले थर्मामीटर देखेंगे तो वही राइट टिक कर देंगे, आगे बढ़ेंगे ही नहीं। अगर आगे डॉक्टरी थर्मामीटर ऑप्शन में है तो वो राइट आंसर होगा, ना कि सिर्फ थर्मामीटर राइट आंसर होगा अगर क्वेश्चन आपके बॉडी के टेम्परेचर से रिलेटेड है। तो वही चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं कि अगर आपको बुखार नापना है तो हम जिस थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं उसे डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। तो अब आपके घर में थर्मामीटर ज़रूर होगा, तो उसे उठाइए और एक बार देखिए कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो इस तरह से डॉक्टरी थर्मामीटर होता है। यहाँ पर एक इमेज के द्वारा बताया गया है। यहाँ ये वाला पार्ट जो होता है इसे आपको अपने माउथ में रखना होता है, और यहाँ पर ही पारे की एक छोटी सी बॉल टाइप की दिखती है, वही ऊपर चढ़ती है और वही हमारे टेम्परेचर को इंडिकेट करती है, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को। तो यहाँ बताया गया है कि डॉक्टरी थर्मामीटर में एक लंबी, बारीक तथा एक समान व्यास की कांच की नली होती है। इसके एक सिरे पर एक बल्ब होता है। उस बल्ब में ही क्या होता है, पारा भरा होता है, मरकरी भरा होता है। बल्ब के बाहर नली में पारे की एक पतली चमकीली धारी देखी जा सकती है। यदि पारे की यह धारी आपको दिखाई न दे तो थर्मामीटर को थोड़ा सा घुमाइए जब तक कि आपको उससे में धारी दिखाई न देने लगे। थर्मामीटर पर आपके ताप मापने का एक स्केल भी दिखाई देगा। उपयोग किए जाने वाला यह मापक्रम सेल्सियस स्केल कहलाता है, जिसे डिग्री सेल्सियस द्वारा दर्शाते हैं। तो जो टेम्परेचर को हम मापते हैं वो डिग्री सेल्सियस से मापते हैं। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि टेम्परेचर को हम किस चीज़ के द्वारा मेज़र करते हैं। तो टेम्परेचर को हम डिग्री सेल्सियस से मेज़र करते हैं। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा कि टेम्परेचर को हम किससे कैलकुलेट करते हैं। तो द स्केल वी यूज्ड इज़ द सेल्सियस स्केल इंडिकेटेड बाय डिग्री सेल्सियस। तो ये था इसके बारे में। अब आगे आते हैं। तो यहाँ से ये वाली चीज़ इम्पॉर्टेंट हो गई, इतनी इधर वाली चीज़ें, और यहाँ पर हमने जो एक डॉक्टरी थर्मामीटर कहा था ये इम्पॉर्टेंट है। अब आगे बताया गया है कि डॉक्टरी थर्मामीटर से हम 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक के ताप ही को माप सकते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि थर्मामीटर कई तरह का होता है। जो बॉडी का टेम्परेचर नापने वाला थर्मामीटर होता है वो उस तरह से तैयार किया जाता है। तो
तो हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक ही हो सकता है। तो ये डॉक्टरी थर्मामीटर उसी हिसाब से तैयार किया जाता है। तो वही चीज़ यहाँ बताई गई है कि अ क्लिनिकल थर्मामीटर रीड्स टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन बनने वाला है, मतलब बन सकता है एग्ज़ाम में, ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। अब आगे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि 35 डिग्री सेल्सियस से जब भी आप डॉक्टरी थर्मामीटर का यूज करिए तो पहले देख लीजिए कि उसमें जो टेम्परेचर इंडिकेट कर रहा है वो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे है या नहीं है। तो जब अगर नहीं है तो थर्मामीटर को आप 2-3 बार हल्के से झटका दीजिए, मतलब अपने हाथ से उसको झटक दीजिए, तो ये 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ जाएगा। अब थर्मामीटर बल्ब को अपनी जीभ के नीचे रखिए और 1 मिनट तक उसको रखे रहिए। 1 मिनट के बाद बाहर निकालिए और देखिए कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना है। ताप को सदैव इसके मात्रक डिग्री सेल्सियस के साथ व्यक्त करना चाहिए। तो टेम्परेचर का जो यूनिट होता है वो डिग्री सेल्सियस होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है, मे बी ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में बने कभी तो अब यहाँ पर हमने देख लिया टेम्परेचर की यूनिट को भी। इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं और आगे देख लेते हैं कि आगे हमारे काम की चीज़ क्या है। यहाँ पर डॉक्टरी थर्मामीटर पढ़ने के लिए कुछ शर्तें या सावधानियाँ क्या हैं वो बताया गया है। तो पहला क्या है कि थर्मामीटर को उपयोग से पहले और उपयोग के पश्चात धोना चाहिए। तो जब भी जितने भी बार आप थर्मामीटर का यूज करिए उसको धुलिए ज़रूर, उसको धोना ज़रूरी होता है। धोने के लिए किसी एंटीसेप्टिक घोल का उपयोग अच्छा होता है। तो आप जब भी डॉक्टर के पास जाते होंगे उनके पास देखे होंगे एंटीसेप्टिक घोल रखा रहता है। तो वो जितनी बार थर्मामीटर का यूज करते हैं उसमें डुबोते हैं, वो क्या करता है वो सारे जर्म्स को मार देता है थर्मामीटर में जो भी रह जाता है। इसके बाद आप दूसरी चीज़ ये नोटिस करिए कि जो उसमें मरकरी है उसके तल को 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो, तभी वो एग्जैक्ट टेम्परेचर को कैलकुलेट करेगा। फिर थर्मामीटर को पढ़ते समय पारे का तल दृष्टि रेखा की सीध में होना चाहिए, ये देखिए। इसके बाद थर्मामीटर का सावधानीपूर्वक उपयोग कीजिए। किसी कठोर वस्तु से टकराने पर यह टूट सकता है क्योंकि ये कांच का होता है। थर्मामीटर का उपयोग करते समय इसे बल्ब से नहीं पकड़िए, मतलब नीचे के पॉइंट से इसे नहीं पकड़ना है आपको, ऊपर जो लास्ट टिप होता है वहाँ से इसको पकड़ना है। तो इसको इंग्लिश में जाना जाए तो यही लिखा हुआ है कि थर्मामीटर शुड बी वॉश्ड बिफोर एंड आफ्टर द यूज। तो थर्मामीटर को मतलब बिफोर और आफ्टर यूज करने से पहले उसको धोना ज़रूरी होता है। उसके बाद क्या है कि इसको किससे धोना चाहिए, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। बाकी ये बताया गया कि इंश्योर दैट बिफोर यूज़ द मरकरी लेवल इज़, जो मरकरी लेवल है वो 35 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ये आप इंश्योर कर लीजिए। इसके बाद क्या है, रीड द थर्मामीटर कीपिंग द लेवल ऑफ मरकरी। इसके मरकरी के लेवल को आप देख लीजिए कि अलोंग द लाइन ऑफ, जो लाइन है उसके अलोंग होना चाहिए, आपकी आइज के अलोंग होना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर। इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं और आगे देख लेते हैं क्या है हमारे काम का। आगे बताया गया है कि वास्तव में जिसे हम सामान्य ताप कहते हैं वह स्वस्थ व्यक्तियों के विशाल समूह के शरीर का औसत ताप होता है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि जो हम सामान्य ताप या नॉर्मल टेम्परेचर जिसे कहते हैं वही क्या होता है, एक स्वस्थ व्यक्ति का जो टेम्परेचर है वो होता है। इसके बाद आगे देख लेते हैं कि आगे अब हमारे काम की कौन सी चीज़ है। अब यहाँ पर एक चेतावनी दी गई है कि डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग मानव शरीर का ताप मापने को छोड़कर किसी अन्य वस्तु का ताप मापने के लिए कभी मत कीजिए। थर्मामीटर को धूप तथा आग के पास रखने से बचाइए, ऐसा करने से यह टूट सकता है। तो जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है उससे आप वाटर का टेम्परेचर या और भी किसी का टेम्परेचर मत चेक करिए, ये स्पेशली मानव की ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर के यूज के लिए होता है।
यहाँ बताया गया है डॉक्टरी थर्मामीटर को केवल मानव शरीर का ताप मापने के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। मानव शरीर का ताप सामान्यतः 35 डिग्री सेल्सियस से कम तथा 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होता। यही कारण है कि इस थर्मामीटर का जो इसमें इंडिकेशन है, जो टेम्परेचर की वैल्यू दी हुई है वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच ही दी गई है। अब जो दूसरा थर्मामीटर है दूसरे टाइप का, अगर उसकी बात की जाए तो वो क्या है, लेबोरेटरी टेम्परेचर थर्मामीटर होता है। थर्मामीटर जो लेबोरेटरी में यूज किया जाता है। तो ये दूसरे टाइप का जो थर्मामीटर है ये है। इसके बारे में जाना जाए तो लेबोरेटरी थर्मामीटर का जो परिसर होता है ये कितना होता है, प्रायः ये 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। जबकि हमने डॉक्टरी थर्मामीटर को देखा तो वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच ही उसमें जो नंबर्स हैं वो होते हैं। जबकि ये जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है ये 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर इसमें नोट किया जा सकता है। तो ये लेबोरेटरी थर्मामीटर के बारे में है। अब आगे आते हैं और आगे देख लेते हैं कि हमारे काम की आगे कौन सी चीज़ है। इसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि विभिन्न प्रयोजनों के लिए विभिन्न प्रकार के तापमापी उपयोग किए जाते हैं। मौसम की रिपोर्ट में दिए गए अधिकतम तथा न्यूनतम तापों की जानकारी देने के लिए अधिकतम न्यूनतम तापमापी का उपयोग किया जाता है। तो ये तो जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है इसको बेसिकली हम लेबोरेटरी के यूज के लिए यूज करते हैं। इसके बाद मौसम की अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो वहाँ का भी जो है वो अलग टाइप का थर्मामीटर होता है। मतलब अलग टाइप का जो मीटर करने का टेम्परेचर को कैलकुलेट करने का होता है वो अलग होता है। तो वही चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मामीटर्स आर यूज्ड डिफरेंट पर्पजेस। द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द previous day reported in weather reports are measured by a thermometer called the maximum minimum thermometer। तो इसे हम maximum minimum thermometer कहते हैं। ये तीसरे टाइप का थर्मामीटर हो गया। बाकी अब यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है उसका। एक ये बीकर है, इसमें जल रखा हुआ है, पानी रखा हुआ है, उसका टेम्परेचर नापने के लिए है। तो ये चीज़ें आप अपनी लेबोरेटरी में हाई स्कूल या इंटर में होंगे तो किए होंगे ये चीज़ें। बाकी करके भी अपने घर में भी इसको देख सकते हैं। आपको एक लेबोरेटरी थर्मामीटर लाना होगा। अब इसके बाद यहाँ पर बताया गया है फिर से लेबोरेटरी थर्मामीटर के उपयोग के लिए ही कि प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग करते समय डॉक्टरी थर्मामीटर का पाठ्यांक लेते समय बरती जाने वाली सभी सावधानियों के अतिरिक्त निम्नलिखित सावधानियां भी बरती जानी चाहिए। तापमापी को ऊर्ध्वाधर रखना चाहिए, तिरछा नहीं रखना चाहिए। तो आप किसी भी थर्मामीटर का यूज करिए उसको बिल्कुल सीधा रखिए, उसको टेढ़ा मत करिए। दूसरा दिया है तापमापी का बल्ब चारों ओर से उस पदार्थ से घिरा हुआ होना चाहिए जिसका ताप मापना है। बल्ब बर्तन की दीवारों से नहीं छूना चाहिए। तो अगर आप लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज कर रहे हैं तो कोशिश करिए आप जिस भी बर्तन में उसको डाल रहे हैं वो उस बर्तन की दीवारों से ना छुए, बीच में रहे, नहीं तो एग्जैक्ट जो है वो कैलकुलेट नहीं कर पाता है, टेम्परेचर को रीड एग्जैक्ट नहीं कर पाता है। अब आगे एक और जो दिया गया है ये देख लेते हैं कि प्रयोगशाली तापमापी का उपयोग इस प्रयोजन के लिए सुविधाजनक नहीं है। मतलब आप ह्यूमन टेम्परेचर को इससे नहीं रीड कर सकते हैं और कोशिश भी मत करिएगा, ये सही नहीं होता है। अब आगे बताया गया है कि डॉक्टरी थर्मामीटर को मुंह से बाहर निकाल लेने पर पारे का तल नीचे या ऊपर क्यों नहीं जाता है। तो किसी डॉक्टरी थर्मामीटर का फिर से प्रेक्षण कीजिए, ये चीज़ें बताई गई हैं। तो इसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि ताप आजकल इस तरह का थर्मामीटर आपको देखने को मिलेगा। तो ये इलेक्ट्रिकल थर्मामीटर होता है, बैटरी से चलता है। यहाँ पर एक बटन होता है, इसको ऑन कर देंगे और अपने मुंह में रखेंगे तो ये कैलकुलेट कर लेगा। बाकी जो और दूसरा थर्मामीटर होता है जो पहले यूज होता था वो डायरेक्ट आप उसको धुलिए और मुंह में रखिए, फिर उसके बाद उसमें रीडिंग को पढ़ना होता था, टेम्परेचर को। यहाँ पर बताया गया है कि तापमापी में पारे के प्रयोग के विषय में अनेक चिंताएं हैं। पारा एक विषाक्त पदार्थ है और यदि तापमापी टूट जाए तो इसका निपटान अत्यंत कठिन है। आजकल डिजिटल थर्मामीटर उपलब्ध है जिसमें पारे का उपयोग नहीं होता है।
तो आप सभी को पता होगा मरकरी बेहद ही हानिकारक है। मरकरी हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। तो कभी मान लीजिए यूज करते वक्त थर्मामीटर टूट जाए तो उस मरकरी को क्या किया जाए, तो ये काफ़ी चिंता वाला विषय हो जाता है, क्योंकि मरकरी बहुत ही विषाक्त पदार्थ होता है। तो इसलिए आजकल क्या किया गया है, डिजिटल थर्मामीटर का प्रयोग किया गया है। ये डिजिटल तरीके से आपके टेम्परेचर को कैलकुलेट करता है, इसमें मरकरी का यूज नहीं किया जा रहा है। लेकिन जो अभी तक इससे पहले का थर्मामीटर था उसमें मरकरी ही हमारा जो टेम्परेचर है वो रीड करता था। तो यही बताया गया है। अब आगे ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है, मतलब जो हीट है उसका ट्रांसफॉर्म कैसे होता है, उसका ट्रांसफ़र कैसे होता है एक जगह से दूसरे जगह में, तो ये चीज़ बताया गया है ट्रांसफ़र ऑफ हीट के बारे में। तो ट्रांसफ़र ऑफ हीट क्या होता है, जब किसी बर्तन को ज्वाला पर रखते हैं तो वह तप्त हो जाता है। इसका कारण है कि ऊष्मा ज्वाला से बर्तन की ओर चली जाती है। तो यहाँ बताया गया है कि जैसे आप आग में कोई बर्तन रखते हैं अपने गैस में, मान लीजिए आपने कढ़ाई रखा, तो क्या होता है कढ़ाई वो गर्म हो जाती है पूरी। तो ये कैसे गर्म हो जाती है, तो इसका सीधा सा लॉजिक लगाइए। इसका मतलब है कि हीट जो है वो ट्रांसफ़र होती है एक जगह से दूसरी जगह पे। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जब किसी बर्तन को ज्वाला पर रखते हैं तो वह तप्त मतलब गर्म हो जाता है। इसका कारण यह है कि ऊष्मा जो है वो ज्वाला से बर्तन की ओर चली जाती है। जब बर्तन को ज्वाला से हटा लेते हैं तो यह धीरे धीरे ठंडी हो जाती है। ऊष्मा बर्तन से परिवेश की ओर स्थानांतरित हो जाती है। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि दोनों स्थितियों में ऊष्मा मतलब जो हीट है वो गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। जैसे कि जो हीट था वो गैस से निकल रहा है, वो गर्म हो गई, और हमारी जो कढ़ाई थी वो ठंडी हो गई। तो ठंडा पहले था, अब वो गर्म कर रहा है। तो इससे सीधे से समझ में आ रहा है कि जो हीट है हमारा वो गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। वास्तव में ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु से अपेक्षाकृत ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सीधे सीधे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे कि क्वेश्चन रहेगा कि हीट कहाँ से कहाँ किधर प्रवाहित होती है, तो ये रहेगा ठंडे से गर्म, गर्म से ठंडे, या इन दोनों की तरफ, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर एग्जैक्टली बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु से अपेक्षाकृत ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। तो ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत छोटी छोटी चीज़ है लेकिन बहुत काम की चीज़ है। तो ये चीज़ें आपको समझनी होगी और ध्यान में रखनी होगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे है कि यहाँ पर दिया गया है कि वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है, इसे चालन कहते हैं। ठोसों में ऊष्मा प्रायः चालन के प्रक्रम द्वारा स्थानांतरित होती है। तो ऊष्मा का जो ये स्थानांतरण होता है, ट्रांसफ़र होता है, वो 3 टाइप से बेसिकली होता है, चालन, संवहन और विकिरण। तो यहाँ पर जो पहली प्रोसेस है चालन, उसके बारे में बताया गया है। चालन के बारे में यहाँ पर क्या बताया गया है कि द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज कंडक्शन। इन सॉलिड्स जनरली द सॉलिड में क्या होता है कि द हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। तो यहाँ पर जो बताया गया है कि ये गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर जब भी हीट का ट्रांसफ़र होता है तो वो चालन की प्रोसेस के थ्रू होता है। मतलब उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, चालन कहते हैं, कंडक्शन प्रोसेस कहते हैं। तो 3 तरह से होता है। यहाँ पर कंडक्शन की प्रोसेस बताई गई है। जैसे सूर्य से जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है वो विकिरण के माध्यम से होता है। तो इस तरह से ये चीज़ें आगे हम देखेंगे। फ़िलहाल यहाँ पर चालन को बताया गया है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। एक बार फिर से मैं इसको रिपीट करती हूँ कि वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है, इसे चालन कहते हैं। ठोसों में ऊष्मा प्रायः चालन के प्रक्रम द्वारा स्थानांतरित होती है। तो ये बेसिकली ठोस चीज़ों के लिए है। ठोसों में क्या होता है, ऊष्मा जो है वो चालन के माध्यम से
प्रवाहित होती है। अब आगे आते हैं और आगे देख लेते हैं कि आगे हमारे काम की क्या चीज़ें हैं इसमें। यहाँ पर बताया गया है कि जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं उन्हें ऊष्मा का चालक कहते हैं। तो ये काफ़ी इजी या काफ़ी आसान चीज़ है कि जो पदार्थ अपने से ऊष्मा का ट्रांसफ़र होने देते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें चालक या कंडक्टर कहा जाता है। तो द मटेरियल्स विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम ईजली आर कंडक्टर्स ऑफ हीट। तो अब इसमें कुछ चीज़ें गुड कंडक्टर होती हैं, कुछ चीज़ें बैड कंडक्टर होती हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया है जैसे एल्यूमिनियम, आयरन तथा कॉपर है, ये चालक के एग्जाम्पल हैं, कंडक्टर के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद बताया गया है कि जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से नहीं जाने देती हैं उन्हें ऊष्मा का कुचालक कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि द मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम ईजली आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट सच एज प्लास्टिक एंड वुड। तो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट क्या होता है, जैसे कि प्लास्टिक हो गया आपका, और लकड़ी मतलब वुड हो गया। और गुड कंडक्टर ऑफ हीट की बात की जाए तो सबसे गुड कंडक्टर हमारा चांदी होता है, सिल्वर होता है, सबसे अच्छे से आसानी से इसमें ऊष्मा का ट्रांसफ़र हो जाता है, हीट का ट्रांसफ़र हो जाता है। जैसे प्लास्टिक तथा लकड़ी ये हमने देख लिया। कुचालकों को ऊष्मा रोधी भी कहते हैं। तो पुअर कंडक्टर्स आर नोन एज इंसुलेटर्स। तो ऊष्मा रोधी का मतलब क्या हुआ, इंसुलेटर्स हुआ। तो ये प्लास्टिक है या लकड़ी जो हैं ये इन्हें क्या कहा जा सकता है, इंसुलेटर्स भी कहा जा सकता है। जल तथा वायु ऊष्मा के कुचालक होते हैं। तो द वाटर एंड एयर आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो वाटर और एयर दोनों ही पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, बिल्कुल एक बार दो बार वीडियो को रोकिए और बार बार सुनिए ताकि ये चीज़ें आपके माइंड में सेव हो जाएं। तो फिर से जानिए कि वाटर और एयर क्या होता है, ये हीट का पुअर कंडक्टर होता है। अब आगे देखते हैं, आगे लिखा हुआ है कि जब जल को गर्म करते हैं तो ज्वाला के पास का जल गर्म हो जाता है, गर्म जल ऊपर उठता है, इस गर्म जल के आसपास का ठंडा जल इसका क्या करता है, इसका स्थान लेने के लिए नीचे आ जाता है। फिर यह जल भी गर्म होकर ऊपर उठता है तथा आसपास से जल फिर इसके स्थान पर आ जाता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि सारा जल गर्म ना हो जाए। ऊष्मा स्थानांतरण की इस विधि को संवहन कहते हैं। तो हमने पहले तो चालन देखा, अब दूसरा यहाँ पर क्या बताया गया है, संवहन की प्रोसेस बताई गई है कि संवहन किसे कहते हैं। तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि संवहन किसे कहते हैं। तो यही है कि जब भी आप किसी पानी को गर्म करते हैं, पानी को गर्म करते हैं किसी बर्तन में, तो देखते होंगे कि नीचे का पानी जल्दी गर्म होता है और ऊपर का पानी काफ़ी देर में गर्म होता है। तो क्या होता है, नीचे का पानी पहले गर्म होता है, फिर वो गर्म कण हल्के हो जाते हैं और वो ऊपर चले जाते हैं। गर्म कण हल्के होके ऊपर चले जाते हैं और ऊपर के जो ठंडे कण हैं वो उन नीचे आके उन गर्म कणों का स्थान ले लेते हैं और फिर वो गर्म होते हैं, फिर से वो ऊपर जाएंगे, ऊपर के जो ठंडे कण हैं वो नीचे आते हैं। तो यही प्रोसेस कहने का मतलब है कि बार बार होती रहती है और इसी प्रोसेस के थ्रू पूरा का पूरा पानी जो है वो गर्म हो जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसे ही हम संवहन कहते हैं या कन्वेंशन कहते हैं। तो ये संवहन की प्रोसेस हो गई। अब आगे आते हैं और आगे बताते हैं कि ऊपर की ओर की वायु संवहन द्वारा गर्म होती है। तो हमने देखा जैसे ऊपर का जो वाटर ड्रॉप था वो ठंडा था, तो उसी तरह से वायु में भी यही कॉन्सेप्ट, हवा में भी यही कॉन्सेप्ट लगता है कि ऊपर की वायु जो है वो संवहन द्वारा गर्म होती है। इसीलिए ज्वाला से ऊपर का हाथ गर्मी अनुभव करता है, तथापि पार्श्व के वायु संवहन द्वारा गर्म नहीं हो पाती, इसीलिए यह वायु लौ के ऊपर की वायु जैसी गर्म नहीं लगती है।
अब तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग एक मनोरंजक परिघटना का अनुभव करते हैं। दिन के समय धरती या जमीन जो है वो जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म होता है। स्थल के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। इसका स्थान लेने के लिए समुद्र की ओर से जो ठंडी वायु आती है वो स्थल की ओर बहती है। चक्र को पूरा करने के लिए स्थल की ओर से गर्म वायु समुद्र की ओर बह जाती है। समुद्र की ओर से आने वाली वायु को समुद्र समीर कहते हैं। समुद्र समीर की ठंडी वायु का लाभ उठाने के लिए तटीय क्षेत्रों के भवनों में खिड़कियां समुद्र की ओर बनाई जाती है। रात्रि में यह प्रक्रम ठीक विपरीत हो जाता है। समुद्र का जल स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है, इसलिए स्थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है। तो ये लाइन पूछा हुआ है कई एग्जाम में कि समुद्र की ओर कैसी वायु बहती है, तो स्थल की ओर से समुद्र ठंडी वायु जो है वो समुद्र की ओर बहती है। ये प्रोसेस भी यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ से जो ठंडी वायु है ये समुद्र के ऊपर ठंडी वायु बहती है, ये चीज़ बताई गई है। समुद्र की ओर बहती है ठंडी वायु, तो इसीलिए लोग जो खिड़कियाँ होती हैं इन इलाकों में ये समुद्र की तरफ करते हैं ताकि इन्हें ठंडी वायु मिल सके। और रात में क्या होता है, इसका विपरीत हो जाता है। तो रात में अब ठंडी वायु समुद्र की तरफ जाने लगती है। तो इस तरह से ये चक्र बना हुआ है, ये साइकिल बनी हुई है समुद्र समीर तथा थल समीर की। तो यहाँ पर ये थल समीर कहलाता है। अब यहाँ पर धूप की बात बताई गई है कि जो हमें गर्माहट का अनुभव होता है वो क्यों होता है। तो इसको मैं एक बार इसको इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, तो अगर चीज़ें ना समझ में आई होंगी तो फिर से इंग्लिश में वो क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ लिखा हुआ है कि द पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस एन इंटरेस्टिंग फिनोमिनन ड्यूरिंग द डे द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन द वाटर। तो डे के टाइम क्या होता है, जो लैंड है वो ज़्यादा तेज़ी से हीट होता है, गर्म होता है पानी की तुलना में। द एयर ओवर द लैंड बिकम्स हॉटर एंड राइजेज अप। द cooler air from the sea rushes in towards the land to take its place. The warm air from the land moves towards the sea to complete the cycle. The air from the sea is called the sea breeze. तो ये ध्यान रखिएगा कि जो सी का एयर होता है उसे सी ब्रीज कहते हैं। टू रिसीव द कूलर सी ब्रीज द विंडोज ऑफ द हाउसेज इन कोस्टल एरियाज आर मेड टू फेस द सी। At night it is exactly the reverse. The water cools down more slowly than the land. So the cool air from the land moves towards the sea. This is called the land breeze. तो ऊपर हमने sea breeze देखा, यहाँ पर land breeze को बताया गया है। When we come out in the sun, we feel warm. How does the heat from the sun reaches us? तो अब यहाँ पर आगे जो सन के बारे में बताया गया है कि जब हम धूप में खड़े होते हैं तो हम गर्माहट अनुभव करते हैं। सूर्य से हम तक ऊष्मा कैसे पहुंचती है, तो अब सवाल ये उठता है। तो अब हम यहाँ पर तीसरे कॉन्सेप्ट को देखेंगे। ट्रांसफ़र ऑफ हीट की जो तीसरी प्रोसेस होती है वो बताया जा रहा है यहाँ पर। यह चालन अथवा संवहन द्वारा हम तक नहीं पहुँच सकती, क्योंकि इन दोनों प्रक्रमों में जो हीट ट्रांसफ़र के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन विकिरण में किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। चूँकि पृथ्वी तथा सूर्य के बीच के अधिकांश स्थान में कोई माध्यम जैसे वायु नहीं है, अतः सूर्य से हम तक ऊष्मा एक अन्य प्रोसेस के द्वारा आती है, जिसे क्या कहते हैं, विकिरण कहते हैं। तो विकिरण सूर्य से हमें जो ऊष्मा प्राप्त होती है वो विकिरण के माध्यम से प्राप्त होती है, मतलब रेडिएशन के माध्यम से प्राप्त होती है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रेडिएशन कहते हैं। विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण में किसी माध्यम जैसे वायु अथवा जल की आवश्यकता नहीं होती है। तो काफ़ी ये इम्पॉर्टेंट लाइन है कि द ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय रेडिएशंस डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। तो ये ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें किसी भी मीडियम की कोई ज़रूरत नहीं होती है।
माध्यम विद्यमान हो या ना हो, विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। जब हम किसी हीटर के सामने बैठते हैं तो हमें इसी प्रक्रम द्वारा ऊष्मा प्राप्त होती है। ज्वाला से हटाकर रखा कोई गर्म बर्तन ठंडा होते समय अपनी कुछ ऊष्मा को विकिरण द्वारा ही परिवेश को स्थानांतरित करता है। हमारा शरीर विकिरण द्वारा ही परिवेश को ऊष्मा देता है तथा उससे ऊष्मा ग्रहण करता है। तो ये बात हो गई विकिरण की। सभी गर्म पिंड विकिरणों के रूप में ऊष्मा विकिरित करते हैं। जब ये ऊष्मा विकिरण किसी अन्य वस्तु से टकराते हैं तो इनका कुछ भाग परावर्तित हो जाता है, कुछ भाग अवशोषित हो जाता है तथा कुछ भाग जो है वो परागत हो जाता है। ऊष्मा के अवशोषित भाग के कारण वस्तु का ताप जो है वो बढ़ जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो ऑल हॉट बॉडीज़ रेडिएट हीट। सबसे पहले तो ये जानिए कि जो सारी हॉट बॉडीज़ होती हैं वो हीट को रेडिएट करती हैं। व्हेन दिस हीट फॉल्स ऑन सम ऑब्जेक्ट, अ पार्ट ऑफ इट इज़ रिफ्लेक्टेड, अ पार्ट ऑफ एब्जॉर्ब्ड एंड अ पार्ट ऑफ मैनी मे बी ट्रांसमिटेड। तो बहुत सा पार्ट एब्जॉर्ब हो जाता है, बहुत सा पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है और बहुत सा पार्ट जो है वो ट्रांसमिटेड हो जाता है। तो यही चीज़ें बताई गई हैं। फिर आगे बताया गया है कि द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज ड्यू टू द एब्जॉर्ब पार्ट ऑफ द हीट। तो ये लाइन काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फिर अब आगे आते हैं। आगे अब सर्दियों तथा गर्मियों में हमारे पहनने के वस्त्रों के जो प्रकार होते हैं, आप देखे होंगे कि गर्मियों में हमें लाइट कलर की ड्रेस पहननी चाहिए और ठंडियों में डार्क कलर की ड्रेस पहननी चाहिए। तो ऐसा ये चीज़ें क्यों होती हैं, ये इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि गहरे रंग के पृष्ठ अपेक्षाकृत अधिक ऊष्मा अवशोषित करते हैं। तो जो डार्क कलर होता है वो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्व करता है। इसीलिए कहा जाता है कि सर्दियों में डार्क कलर के कपड़े पहनना हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा, वो हमें ज़्यादा गर्म रखेगा। और जो लाइट कलर के कपड़े होते हैं उन्हें गर्मियों में पहनना चाहिए, क्योंकि वो हीट को बिल्कुल भी एब्जॉर्व नहीं करते। हीट को वो एब्जॉर्व नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमें गर्मी नहीं अनुभव होगी, हमें गर्मी कम लगेगी। इसीलिए गर्मियों में हमें हल्के रंग के वस्त्र अधिक आरामदेह लगते हैं। फिर आगे बताया गया है कि हम अपने घरों को ठंडा या गर्म रखने के लिए कोयला या लकड़ी जैसे ईंधन अथवा विद्युत का उपयोग करते हैं। क्या ऐसा भवन बनाना संभव है जिन पर बाहर की गर्मी या सर्दी का कोई प्रभाव ही ना पड़े? भवन की बाहरी दीवार को यदि ऐसा बनाया जाए कि उनके बीच में वायु की एक परत बंद हो जाए तो ऐसा संभव किया जा सकता है। ऐसा करने की एक विधि है कि भवन निर्माण में खोखली ईंटों का उपयोग किया जाए, जो कि आजकल उपलब्ध है। तो आजकल ऐसे घरों को बनाया जा रहा है जो कि ठंडी में घरों को गर्म रखें और गर्मी में घरों को क्या रखें, ठंडा रखेंगे। तो ये बात थी। अब आगे बताया गया है कि सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें उष्ण बनाए रखता है। तो सर्दियों में ऊनी वस्त्र के बारे में बताया गया है कि हमें क्या करता है, जो वूलन क्लॉथ्स हैं वो कीप अस वार्म इन विंटर। तो यहाँ पर सर्दियों में हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं। आप सभी को पता होगा कि विंटर में क्या होता है, हम वुलन क्लॉथ को पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? क्योंकि वूल इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है। मोर इवर देयर इज अ एयर ट्रैप्ड इन बिटवीन द वूल फाइबर्स। दिस एयर प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी टू द कोल्ड सराउंडिंग, सो वी फील वार्म। तो ये बताया गया कि सर्दियों में हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं। ऊन जो है वो ऊष्मा रोधी होता है, मतलब पुअर कंडक्टर होता है ऊष्मा का। इसके अतिरिक्त ऊन के रेशों के बीच में क्या होता है, वायु फंस जाती है। यह वायु हमारे शरीर की ऊष्मा जो गर्म हीट होती है उसको ठंडा होने से बचाती है, अतः हमें उष्णता का, हमें गर्मी का अनुभव होता है। आगे बताया गया है कि सर्दियों में आपको एक मोटे कंबल अथवा एक के ऊपर एक जुड़े दो पतले कंबलों में से किसी एक का चुनाव करके उपयोग करने की छूट है, तो आप इसमें से किसे चुनेंगे? तो याद रखिए, दो कंबलों के बीच में वायु की एक परत विद्यमान है। तो अगर एक परत विद्यमान है तो वो हमें क्या करेगी, ज़्यादा गर्मी का अनुभव देगी। तो एक मोटा कंबल ओढ़ने के बजाय आप दो पतले कंबलों को
ओढ़ना आपको ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि वो आपको ठंडी से ज़्यादा राहत देगा। क्योंकि उन दोनों के बीच में क्या होगी, वायु भर जाएगी। वायु भरने से क्या होगा, अब आपकी बॉडी की जो गर्म हीट है वो ठंडी नहीं होगी, वो अंदर ही स्टोर रहेगी और आपको गर्मी ठंडी का अनुभव नहीं होगा। तो ये था हमारे इस चैप्टर में। आगे समरी को बताने से पहले लास्ट में एक पॉइंट था इम्पोर्टेंट, वो देख लेते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि सेल्सियस स्केल की अभिकल्पना स्वीडन के खगोल शास्त्री एंडर्स सेल्सियस ने 1742 ईस्वी में किया था। अनोखी बात यह था कि उन्होंने जल का क्वथनांक मतलब उबलने का जो ताप होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस तथा जमने का जो टेम्परेचर होता है जल का वो 100 डिग्री सेल्सियस निर्धारित किया। तथापि इस क्रम को बहुत शीघ्र ही उलट दिया गया था। तो ये बिल्कुल इन्होंने उल्टा बताया हुआ था, क्योंकि आपको पता होगा हमारा जो 0 डिग्री सेल्सियस पे है वहाँ पर वाटर जो है वो बर्फ़ के रूप में बदल जाता है और 100 डिग्री सेल्सियस में वाटर जो है वो बिल्कुल उबलने लगता है, मतलब बहुत हॉट वाटर होता है। जबकि ये जो स्वीडन के खगोल शास्त्री एंडर्स सेल्सियस थे, इन्होंने बिल्कुल उल्टा ही बता दिया था। इन्होंने बताया था कि 0 डिग्री टेम्परेचर पे जल उबलता है और 100 डिग्री सेल्सियस पे वो बर्फ़ बनता है। तो ये एक काफ़ी रोचक घटना थी इनके टाइम पे, ये बताया गया है यहाँ पे। अब आगे थोड़ा सा समरी को भी देख लेते हैं जल्दी से। समरी में बताया गया है कि किसी वस्तु की उष्णता की कोटि ज्ञात करने के लिए हम सदैव अपनी स्पर्श इंद्रियों पर विश्वास नहीं कर सकते। ताप किसी वस्तु की उष्णता की कोटि की माप है। तापमापी वह युक्ति है जिससे ताप मापा जाता है। डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग शरीर का ताप मापने के लिए किया जाता है। इस थर्मामीटर का जो परिसर है वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है इसका जो परिसर होता है वो 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। मानव शरीर के एग्जैक्ट टेम्परेचर की बात की जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये। 37 डिग्री सेल्सियस मानव शरीर का सामान्य ताप होता है। अब इससे ज़्यादा हुआ तो आपको बुखार है मतलब, तो ये चीज़ें हैं बताई गई हैं। इसके बाद आगे है कि ऊष्मा जो है वो उच्च ताप के पिंड से निम्न ताप के पिंड की ओर स्थानांतरित होती है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊष्मा 3 तरह से ट्रांसफ़र हो सकती है: चालन, संवहन तथा विकिरण। ठोसों में प्रायः ऊष्मा चालन विधि द्वारा स्थानांतरित होती है। द्रव तथा गैसों में ऊष्मा जो है वो संवहन विधि द्वारा स्थानांतरित होती है। विकिरण विधि द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये वाला पॉइंट जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से प्रवाहित होने देता है उसे गुड कंडक्टर ऑफ हीट कहेंगे, और जो नहीं प्रोवाइड होने देता ऊष्मा को आसानी से उसे बैड कंडक्टर ऑफ हीट कहेंगे। गहरे रंग की वस्तुएं हल्के रंग की वस्तुओं की अपेक्षा उसमें विकिरण को अच्छा अवशोषक होती हैं। यही कारण है कि हम गर्मियों में हल्के रंग के वस्त्रों में अधिक आराम का अनुभव करते हैं। सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं। इसका कारण यह है कि ऊन जो है वो ऊष्मा रोधी होते हैं तथा इनके रेशों के बीच में वायु फंसी होती है। तो ये इस चैप्टर की समरी थी। वीडियो कैसा लगा, समझ में आया या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताया करिए। या किसी भी पॉइंट में कोई भी कन्फ्यूज़न आपको हो तो वो भी बताया करिए, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उसे क्लियर कर दें। और अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन के बटन को ऑन कर दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम नए चैप्टर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।